तो हेलो एवरीवन। एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में कि इमेज फॉर्म कैसे होती है, और इमेज फॉर्म के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप साइन कन्वेंशन को यूज़ कर सकते हैं। एंड साइन कन्वेंशन अगर आपको एक बार आ गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं कि कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। एंड आज ही क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया कि गलत आया है। एंड आप 100% अपने साइड वाले बच्चे से, चाहे कितना इंटेलिजेंट हो, चाहे वो टॉपर हो क्लास का, आप 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि भाई तूने गलत किया है और आपने सही किया है। ठीक है, चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो आज मुझे दो ही चीजें आपको करानी है। एक चीज करानी है इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती हो, और फिर उसके साथ मुझे कराना है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, दो चीजों पे काम करेंगे हम आज की क्लास में। जैसे मैंने कहा कि इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि आसपास का बच्चा भी अगर कह रहा होगा ना कि इसका आंसर तो ये आना था, और आप 100% बता पाएंगे कि नहीं, इसका आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप श्योर रहें कि हाँ आपका ही आंसर सही है, दूसरे का गलत है, एंड आपको पता रहे कि यार आंसर इस रेंज में आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम यही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था वो एक बार देख लेते हैं। हेलो श्रियांशी, हेलो। तो स्टार्ट करें। एंड आपको चाहे इस चैप्टर में कितनी ही दिक्कत आ रही हो, इस क्लास के बाद मुझे पता है कि आपको सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएगी। एंड यू विल बी लाइक कि अब तो ये बिल्कुल समझ में आ गया है। लास्ट क्लास में हमने कुछ रूल्स करे थे। ठीक है, पहली चीज अगर मैं कहूँ, लास्ट क्लास में हमने किया था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। इसका एक शॉर्ट रिकैप कराता हूँ बिकॉज अभी मैं इसी चीज को यूज करूंगा। तो इमेज फॉर्मेशन में मैंने आपको सबसे पहले रूल बताया था कि पैरेलल रे जो हमारे पास रहती है, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रे है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू फोकस। ये हमने किया था, याद आया? passes थ्रू फोकस। फोकस से हमारे पास क्या है, पास कर गई है। जैसे इसमें दोनों ही चीजें हमने ली थी। मैंने कहा था कि कॉनकेव भी ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो। तो अगर मैंने ये क्या लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, सबसे पहले हमें एक पोल से, ये मेरे पास पोल है यहाँ से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने यहाँ पे लिया, एक रे मैंने बना दी। यहाँ से पैरेलल रे हमारे पास जा रही है, ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास हो गई फोकस से। ठीक है, इसी को मैं दूसरे उसमें भी लिख सकता था कि अगर मेरे पास यही कॉन्वेक्स होता, देखो सिमिलरिटी रखनी है। इसको मैं कहता हूं लॉ ऑफ पैटर्न। लॉ ऑफ पैटर्न में आप ये देखिए कि कितनी सिमिलैरिटी है इस चीज में हम जो पढ़ रहे हैं और आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें, या फिर कॉनकेव में जो पढ़ रहे हैं और कॉन्वेक्स में हमारे पास कैसी सिमिलैरिटीज हैं। अगर सिमिलैरिटीज में देखेंगे चीजें आपको सिमिलर दिखेंगी, आपको चीजें अलग अलग कम दिखेंगी, एंड आपको लगेगा कि यार हर बार तो आप रिवाइज ही कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है तो कुछ इस तरीके से रहेगा, पैरेलल रे है, फोकस से हमारे पास हो जाएगी, और ये फोकस हमारे पास होता है, फोकस से पोल का जो डिस्टेंस हमारे पास होता है उसी को फोकल लेंथ कहते हैं। एंड एफ इज इक्वल्स टू R/2 यहाँ पर हमारे पास होता है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हम इसे -R/2 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, कॉनकेव के लिए हमारे पास क्या रहती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अगर यही चीज हमारे पास कॉन्वेक्स के लिए रहता, यही चीज अगर हमारे पास कॉन्वेक्स के लिए होती, तो इस तरीके से आपके पास है, पोल यहां पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर कहीं होगा, ये इधर फोकस कहीं पर होगा, और अगर पैरेलल रे हमारे पास जा रही है तो हमने माना कि पैरेलल रे हमारे पास गई, और पैरेलल रे इस तरीके से हमारे पास वापस आ गई। ऐसे गई और ऐसे निकल गई हमारे पास। ठीक है, इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो फोकस रहेगा, मतलब यहाँ से पोल से फोकस का जो डिस्टेंस रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और ये जो एफ हमारे पास होगा ये होगा +R/2, दैट विल बी +R/2।
ये समझे ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अल्टीमेटली मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर ना साइन कन्वेंशन, मैंने आपको इंटरनली साइन कन्वेंशन लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था कि साइन कन्वेंशन कुछ नहीं होता हमारे पास। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक वीडियो गेम चल रहा है, ठीक है? आप ऐसा समझ लीजिए कि साइन कन्वेंशन एक वीडियो गेम चल रहा है। इस तरीके से, और ये कुछ नहीं है, मतलब ऐसा टारगेट आपने देखा होगा वीडियो गेम में, इस तरीके का टारगेट बना रहता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये तो आपने पहले से पढ़ा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कुछ भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाऊंगा जो बिल्कुल नहीं होगी, पुरानी चीजों से रिलेट कर ही दूंगा। अगर आपको ऐसा लगे कि सर आप कुछ नया पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत बोलेंगे कि सर ये चीज नहीं समझ में आई। भाई ये चीज तो आपको पता है ना कि इस तरीके से हमारे पास एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आपके पास होता है, और मैंने कहा वीडियो गेम की तरह आपके पास है। भाई यही आपको जाके पोल पे रखना होता है, क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंस वहीं से मेजर किए जा रहे हैं। अगर आप ये चीज यहाँ पे रख देंगे, आपको पता लगा कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास फोकस है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर हम चलते हैं सेंटर से, तो हमारे पास क्या रहता है, नेगेटिव में चलते हैं कि नहीं चलते हैं? भाई जीरो आपके पास बीच में, इधर आएगा -1, इधर आएगा -2, इधर आएगा -3, इस तरीके से ऑन चल रहा है। तो आपके पास ये नेगेटिव में हमारे पास यहाँ पे चीजें आ रही हैं। और यहीं से अगर मैं इस तरफ की, इस तरफ चलूं, ये मेरे पास पोल हो गया, और पोल से अगर मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, तो आप देखिए फोकस की तरफ चलिए, 1 2 +1 +2 आपके पास आएगा। तो इसलिए आपके पास ये क्या है, राइट हैंड साइड पर अगर चीज है हमारे पास, तो हम उसको लेके चल रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले यही रूल किया था, और इस रूल के बाद मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई इसी रूल का छोटा भाई, जस्ट अपोजिट, इसी का वाइस वर्सा, छोटा नहीं होगा क्या? आई थिंक कि यहाँ पे छोटा नहीं हो रहा है, दूसरे में ले लेते हैं। इसी के रूल का मैंने आपको छोटा पार्ट बताया था, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में बी पार्ट, कि अगर मेरे पास पैरेलल रे है, पैरेलल रे नहीं, अगर रे पासेस थ्रू फोकस, रे passes through focus after reflection, आफ्टर रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि रे पास कर रही है फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इट बिकम्स पैरेलल, इट बिकम्स पैरेलल, हमारे पास वो पैरेलल बन जाएगी। जैसे भाई इस तरीके से हमारे पास ये है रे, हमने इस तरीके से यहाँ पे माना कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर कोई पैरेलल रे हमारे पास यहाँ से जा रही है, पैरेलल रे नहीं फोकस से पास कर रही है, तो मेरे को यहाँ पर सी और एफ मैंने यहाँ पे बना दिया। तो एक मान लीजिए एफ यहाँ पे बनाया और एक यहाँ पे सी बना लिया। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगर कोई हमारे पास रे फोकस से पास हो गई, तो आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस इट बिकम्स पैरेलल, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और अगर इधर की बात करें, चाहे कॉन्वेक्स में बना लो, ये मेरे पास फोकस, ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस की तरफ अगर लाइट रे जा रही है, पैरेलल हो जाएगी। फोकस की तरफ अगर जा रही है तो हमारे पास क्या होगी, पैरेलल इस तरीके से हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये मैंने आपको चीजें बताई थी क्या, श्रियांशी ये चीज समझ में आई हमारे पास? और तीसरी लास्ट चीज, कि अगर रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे
passes through center of curvature, retraces its path. Center of curvature retraces its path. Retraces its path. वापस उसी पाथ से चली जाएगी। इसको भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे लाइट रे पास करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे हमारे पास पास करी है, क्या करेगी? रीट्रेस कर लेगी पाथ को, वापस चली जाएगी। और फिर सिमिलरली ये एफ सी हमारे पास अगर लाइट रे यहाँ पे जा रही हो, तो रे पैरेलल हो जाएगी। ओह, रीट्रेस ऐसे वापस घूम जाएगी हमारे पास, ठीक है। क्यों इसमें ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहां पर हमारे पास जो लाइट रे है ना, वो 0 डिग्री पे हिट करती है। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इस टाइम पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो मेरा जो नॉर्मल रहेगा ना, वो इसी लाइन पर ही हमारे पास आएगा। अगर मैं यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये अगर टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये जो नॉर्मल हमारे पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। ये भी लिख लेना कि यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पर होता है। तो ये 3 सिनेरियो हमारे पास थे। अब ये 3 सिनेरियो जो आपके पास थे, यहीं से मैं आगे चीज यूज करूंगा। और मैं इस तरीके से आपको सिखाना चाहता हूं कि आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लें, ये इमेज फॉर्मेशन आए तो उसको भी सॉल्व कर लें, एंड यू विल नो कि हाँ, इतने ही केसेस हो सकते हैं, और फिर एक साथ काम करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का काम है। तो आज के काम में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइन कन्वेंशन। एक काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं, एक मिरर फॉर्मूला हमारे पास होता है। मिरर फॉर्मूला, इस मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये मिरर फॉर्मूले की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये ऑल टाइप्स ऑफ मिरर के लिए एप्लीकेबल है। ऑल टाइप्स ऑफ मिरर के लिए ये एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि हम प्लेन के लिए कुछ अलग पढ़ें, इसके लिए कुछ अलग पढ़ें, सबके लिए एप्लीकेबल है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हमारे पास होता है। इसमें हमारे पास जो वेयर u जो होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। q को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से? पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अभी मैं न्यूटन फॉर्मूला भी लिखाऊंगा, वहां पे हम जो डिस्टेंस लेके चलते हैं, वो डिस्टेंस हम फोकस से भी ले लेते हैं कई बार, ठीक है। तो हम अभी जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हमने पोल से डिस्टेंस लिया है। जितने भी डिस्टेंसेस रहेंगे, डेट विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल हमारे पास क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें v की, तो v हमारे पास क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये हमारे पास है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। एंड f की अगर बात करें, f इज द फोकल लेंथ।
एफ हमारे पास फोकल लेंथ है, एफ इज इक्वल्स टू r/2 हमारे पास होती है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करनी होती है। साइन कन्वेंशन समझिए। देखिए मुझे ना आपको सिर्फ इस तरीके से नहीं पढ़ाना कि आप 10th लेवल के क्वेश्चंस कर पाएं, एनटीएससी लेवल के क्वेश्चंस कर पाएं। मैं आपको उस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि आप उसके बाद किसी भी लेवल के अगर क्वेश्चंस उठा रहे हैं आप सॉल्व कर पाएं। इवन मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर आप क्लास 12th के भी एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप मिरर फॉर्मूला पे अगर आप क्लास 12th के जेई नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इसने ये किया है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता कि कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं करवाता भी हूँ। आपको यहाँ पे देखेंगे खुद ही, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं यहाँ पे जब करवाऊंगा आपको खुद पता लगेगा कि सर ने ये क्वेश्चन करवाया, मतलब ये 12th का क्वेश्चन था। बच्चे कहेंगे ऐसे कहते हैं सर ये 12th का क्वेश्चन था, बिल्कुल 12th का ही था। अभी मैं 12th का कराऊंगा, आपको जेई का कराऊंगा, नीट का क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप बिल्कुल आराम से इसको करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा यही काम हो रहा है। तो साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है। साइन कन्वेंशन को आप सिंपली मान के चलेंगे कि हमारे पास एक कन्वेंशन होती है। कन्वेंशन क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं भाई। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? साइन कन्वेंशन का मतलब हमारे पास क्या है? कुछ रूल्स हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम यूज करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। अगर हम उस चीज को यूज नहीं करेंगे तो हम मतलब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है। आज से साइन कन्वेंशन को आप मान के चलेंगे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा जैसे जिस तरीके से कार्टेशियन प्लेन रहता है वैसा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कार्टेशियन प्लेन है। आज से आप साइन कन्वेंशन को यही मान के चलेंगे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कार्टेशियन प्लेन है। और मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कार्टेशियन प्लेन की अगर बात कर रहा हूं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको समझाया था। ये जो टारगेट वाला काम बताया था ना, कि इस तरीके से आप मान लीजिए कि आपके पास एक टारगेट है। यहाँ पे हमने इसे ले लिया। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से है, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस में अगर आप आगे की तरफ चलेंगे तो ये आपके पास क्या रहेगा? ये पॉजिटिव चलेगा। ये आपके पास ओरिजिन है। अगर आप पीछे की तरफ चलेंगे ये वाई एक्सिस है। और इधर की तरफ चलेंगे तो ये हमारे पास क्या है? ये नेगेटिव है। ये आपके पास वाई एक्सिस है। ये भी आपके पास पॉजिटिव है। ये आपके पास वाई डैश एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस है। ठीक है, ये वाई डैश एक्सिस है आपके पास। तो नीचे की तरफ आएंगे तो आपके पास क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। भाई आप तो ये जानते ही हैं कि अगर आप ये मान लीजिए कि आप क्या हैं, एक नंबर लाइन पे खड़े हुए हैं, मतलब एक टाइम पर एक एक्सिस को देखिए बस। मैं ये कई बार कहता हूँ बच्चों को कि एक टाइम पर एक एक्सिस को देखिए कि कैसा चल रहा है। अगर यहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आई, भाई हमारे पास कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मैंने मान लिया ये स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल इधर ही की तरफ। अगर ये पर्सन आगे चलता है तो यहाँ पे आएगा +1, इधर की तरफ आएगा तो ये क्या आएगा? +2। भाई इधर की तरफ और आगे चलेगा तो क्या आएगा? +3, है ना? तो इसको मैंने मान रखा है कि ये मेरे पास पोल है। अगर मैं पोल से राइट हैंड साइड पर जा रहा हूं तो मेरे पास चीजें क्या होंगी? ऐड होते हुए आएंगी। और अगर मैं पोल से पीछे की तरफ जा रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? -1।
यहाँ पे क्या आएगा -2, इस तरीके से आएगा। और फिर इधर देखिए, अगर मैंने यहाँ पे माना कि मेरे पास यहाँ पे भी क्या है, पोल है, इस पोल पे भी अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो आएगा +1, इधर की तरफ आप आएंगे तो आएगा +2, नीचे की तरफ आएंगे तो क्या आएगा -1, नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा -2। यही तो होता है, आपके पास एक रेफरेंस चाहिए आपको। यू ऑल नीड अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे ये रेफरेंस है, देखिए इस लाइन से लेफ्ट और राइट, यहां से ये रेफरेंस है, ऊपर और नीचे। देख लीजिए, क्या श्रेयांशी ये समझ में आया? तो हम जो भी काम करेंगे ना, वो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली करेंगे कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कहाँ आ रहा है, और वो वैल्यूज हम पुट करेंगे हमारे पास जो भी चीजें दी रहेंगी उसको रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास ये जो u रहता है ये नेगेटिव होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि f जो है कॉनकेव के लिए ऑलवेज नेगेटिव होगा, कॉनकेव के लिए ऑलवेज नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये ऑलवेज मैं क्लास 10 तक ही लिख सकता हूँ, क्योंकि 10th के बाद हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा रहता है कि जहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं, तो मैं ऑलवेज हटा देता हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव मान लेते हैं कि आप इसको नेगेटिव ले सकते हैं और पॉजिटिव यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ ग्रीन कलर से, सो डैट की रिमेंबर, याद करने में काफ़ी आसान रहे। अभी बताइए यहाँ तक का फॉर्मूला समझ में आया? इस फॉर्मूले में कोई टेंशन? हाँ श्रेयांशी, आई थिंक कि ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाती है, यू कैन नोट, तुम इसे पूरा का पूरा उतार सकते हो, ठीक है। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट अगर अवेलेबल है, शायद ऐप में अवेलेबल नहीं है स्क्रीनशॉट, ये पीडीएफ तुम्हारे पास अवेलेबल रहती है, ठीक है। या उतारना है तो इसे उतारिए जल्दी से, मैं टाइम देता हूँ आपको। उतारना है, यू वांट टू नोट इट? चलिए उतारिए, फिर मुझे बताइए, मैं ब्रेक देता हूँ छोटा सा, जल्दी से उतारिए। फ्रॉम वेयर? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, ऐप पर अवेलेबल रहती है पीडीएफ इसकी। ये जो पीडीएफ है इसकी ऐप ऐप पर अवेलेबल रहती है पीडीएफ। आगे बढ़ते हैं, मुझे बहुत सारी चीजें करानी है, एंड इतनी जल्दी टाइम निकलता है, आधा घंटा मुझे बताने में यही सब लग गया, क्योंकि मैं आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहता हूँ, सो डैट कि आप नहीं मिलती, आप टीम से एक बार बात करना, यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ, ये आराम से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके लिए वो नंबर है 9116 300 300, उस पर कॉल कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, अगर मैं मान लूं कि आप कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं, एंड जब आप घूमने के लिए गए हुए हैं, आपकी मम्मी ने, आप लेट हो गए थोड़े से, अपने दोस्त के साथ गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, आपको कहीं पर किसी टाइम पर निकलना था, आपके घर वालों ने कॉल किया कि हेलो श्रेयांशी कहाँ पर हो। आप उनको क्या बताएंगे? मतलब आप निकल चुके हैं वहां से, तो आप उनको लोकेशन, वो वाली लोकेशन बताएंगे जो लोकेशन आपके मम्मी पापा को भी पता है, और जो आपको भी पता है कि हाँ यहाँ पर है, कि मम्मी मैं ना इस बर्गर वाले की दुकान पे हूँ, या पिज्ज़ा वाले की दुकान पे हूँ, या मदर डेयरी पे हूँ, या घर के बिल्कुल पास में ही हूँ, नुक्कड़ वाली दुकान पे हूँ, मतलब जो भी नाम, एक स्पेसिफिक नाम आपके गली का होगा, मतलब उसका आप बता देंगे, है ना। या सोसाइटी के बाहर हूँ, इस सोसाइटी के बाहर हूँ, बस स्टैंड पे हूँ, मतलब जो भी रहेगा आप उसको बताएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब हमें यहाँ पे भी क्या है, लोकेशंस बतानी है कि हमारे पास मिरर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ हमारे पास कॉनकेव मिरर की, कि कॉनकेव मिरर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ कि हमारे पास ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया। यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। भाई एक पोल मेरे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हर कोई जानता है कि पोल होगा ही होगा। पोल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके बाद हमारे पास ये भाई किसी एक स्फेयर का पार्ट होगा, जिस भी स्फेयर का पार्ट होगा उसका एक सेंटर भी हमारे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मैं बहुत कहीं दूर चला जाता हूं तो एक हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट रहेगा जिसको हम आई कहते हैं। आई पॉइंट क्या है, वेरी फार पॉइंट, वेरी फार। देखिए वेरी फार अगर हमने बोल दिया तो वो इन्फिनाइट पॉइंट ही है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि आप किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और बहुत दूर एक पेड़ है, बहुत दूर एक पेड़ है, और उस पेड़ की फोटो आपको एक मिरर को यूज करके बनानी है। तो आपके लिए वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट आपके पास होगा इन्फिनिटी पॉइंट। इन दोनों के अलावा, मतलब आप ये मान के चलिए कोई दूसरा पॉइंट आएगा, आप उसको लेके चलेंगे कि हमारे पास क्या है, वो इन्फिनाइट पॉइंट हमारे पास आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पीछे हमारे पास रहेगा, कुछ तो थोड़ा दूर ही रहेगा, तो हम उसको ले लेंगे कि हमारे पास चल रहा है बियॉन्ड सी। बट इससे और दूर रहेगा हमारे पास, बहुत दूर जाएगा, तो उसे लेके चलेंगे इनफिनाइट पॉइंट। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स कितने कितने पॉइंट्स आए, मेरे पास एक पॉइंट आया आई, एक पॉइंट आया सी, एक पॉइंट आया एफ, एक पॉइंट आया पी। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं आई सी एफ पी, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं आई सी एफ पी। अभी जो आईसीएफपी वाले पॉइंट्स आपके पास हैं, इनको मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट पोजीशन। कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, आप कहां पर हैं। आप अपने फ्रेंड्स के घर से निकले तो मैंने मान लिया कि वन पोजीशन आपकी ये वाली पोजीशन हो सकती है, आप कहीं पर बीच में हैं। ये सब आपके दोस्त मान लीजिए, ठीक है। इंदु, चमेली, एफ से क्या नाम होता है, एफ से कोई नाम होता है, एफ से फातिमा, ठीक है। एंड पी से पल्लवी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे नाम हैं। तो अब मैंने कहा कि हम क्या है, अगर आप मान लीजिए कि आप ऐसे बोल रहे हैं बहुत सारे आपकी फ्रेंड्स हैं, आपने बोला मैं इंदु के घर हूँ। अब इंदु और चमेली के घर के बीच में हूँ, या चमेली के घर पे हूँ, फातिमा के घर और चमेली के घर के बीच में हूँ, या एफ के बीच में हूँ, या फिर आप क्या है कह सकते हैं कि हमारे पास फोकस और पोल के बीच में, पोल पे तो आपको पहुंचना ही है। तो हमारे पास 6 पोजीशन आपको दिखेंगी, देयर विल बी 6 पोजीशन। और इन्हीं पोजीशन पे आपसे सवाल पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इन्हीं पोजीशंस पे आपसे सवाल पूछ सकता है, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा। यानी कि आपको मिरर फॉर्मूला अगर कॉनकेव मिरर में अप्लाई करना है तो सिर्फ यहाँ पर 6 पोजीशंस हमारे पास होंगी, 6 पोजीशंस हमारे पास होंगी जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इनके आंसर्स भी मैं अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा, इसको वेरीफाई भी हम अभी कर लेंगे, ठीक है। तो ये पोजीशंस हमारे पास हैं, और इनकी जो इमेजेस बनती है अभी मैं आपको बना के ही दिखाऊंगा। यहाँ पे इसको रखिए आप, आई यहाँ पे, एफ यहाँ पे, सी यहाँ पे, पी यहाँ पे, ठीक है। अभी ये शायद आपको ना पता लगे इमेज कहाँ पे बन रही है, बट अभी जब हम इसको कर लेंगे, क्योंकि ये नोट्स हैं, नोट्स को आप इस तरीके से बना के रखिए कि आपका तुरंत ही रिवीजन हो जाए यहीं से। तो आपके पास 1 यहाँ पर आएगा, 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास अगर 1 पे रखी हुई है, इन्फिनिटी पे कोई चीज रखी है, तो हमने क्या किया, मैंने ये जो आई और एफ था ना, आई और एफ, इनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया ऐसे, इनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए, आप अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है। इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर रहेगा तो हमारे पास फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो आपके पास क्या रहा हूं मैं, इसको समझिए। अगर इन्फिनिटी पे है
ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो आपकी इमेज फोकस पे बन रही है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया हमारा दूसरा हथियार? नहीं है। आई विल यूज दिस थिंग। मैंने कहा अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रही है। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर आई तो हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई तो हमारे पास इमेज यहीं पर आ गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो बियॉन्ड सी चली गई। फोकस पे आई तो इन्फिनिटी पे चली गई। ये आगे आएगी तो हमारे पास इमेज पीछे आ जाएगी। अभी बनाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हमें करनी है। बट ये हमारे पास 6 पोजिशन यहाँ पर होती है इसके लिए। ठीक है, 6 पोजिशन हमारे पास है कॉनकेव मिरर के लिए। अब कॉनकेव मिरर के साथ साथ मैं कॉन्वेक्स को भी यहीं करवा देता हूँ, और फिर इनकी इमेज फॉर्मेशन ही हमें आज करनी है, एंड फिर हम करेंगे मिरर फॉर्मूला। दूसरा देखिए कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को है ना हमेशा शाइनी साइड रखते हैं। सारा खेल उसी चीज का है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, आपको पता है बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पोल होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये फोकस होगा। ठीक है, अब देखना भाई, शाइनी साइड का ही हम देख सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ शाइनी साइड की तरफ ही हम इमेज को प्लेस करते हैं। ये इमेज ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमारे पास है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे सिर्फ दो ही हो सकती हैं। सिर्फ दो ही पोजीशंस यहाँ पर हो सकती हैं, ओनली टू पोजीशन, ओनली टू पोजीशन। और दो ही पोजीशन है तो क्या मैं चार्ट लिखाऊं? मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारे पास दो ही हो सकती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन या तो होगी एट इन्फिनिटी, या तो हमारे पास होगी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन अगर आपके पास इन्फिनिटी पे रहेगी तो ये रहेगी एट फोकस, फोकस पे बनेगी। और यहाँ पे अगर होगी आपके पास इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर आपके पास होगी तो आपके पास बनेगी बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब मैंने ना ये पूरी की पूरी कहानी लिखवा दी है, इससे मैं बहुत सारी चीजें चेक कर सकता हूँ, बट ये एकदम से आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं आपको लगेगा क्या है, बट ये जब आप रिवाइज करेंगे आपको इतना कंसाइज लगेगा कि अच्छा बस यही 6 केसेस थे क्या कॉनकेव मिरर में। चाहे मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, चाहे इमेज फॉर्मेशन की बात करूं, यही हमारे पास चीजें रहेंगी। कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस आएंगे, चाहे हम न्यूमेरिकल्स की बात करें या फिर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स के अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे उसमें भी ये रहेगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए चलिए बात करें, आगे बढ़े। आगे बढ़े, अगर ये उतार लिया तो अच्छा, इसको मैं याद करने की टेक्निक बता देता हूँ। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि आई सी अ फनी प्रॉब्लम। इसके लिए ट्रिक है, तो जो मैंने अभी यहाँ पे आपको सिखाया ये तो एक ट्रिक है ही। इसको आप वैसे भी याद कर सकते हैं, आई सी अ फनी प्रॉब्लम, आई सी अ फनी प्रॉब्लम एंड अ फनी कैट इन प्रॉब्लम, आई सी अ फनी प्रॉब्लम एंड अ फनी एंड अ फनी कैट इन प्रॉब्लम। आई सी फनी प्रॉब्लम एंड अ फनी कैट इन प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं।
हाँ, स्टार्ट करते हैं अपनी कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले ए पार्ट, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारे पास क्या रहेगी, इन्फिनिटी पे रहेगी। तो देखिए, इन्फिनिटी से कोई रेज अगर हमारे पास आती है तो पैरेलल आती है। इन्फिनिटी से कोई रेज अगर हमारे पास आती है तो इस तरीके से हमें पैरेलल रेज दिखेंगी। और ये पैरेलल रेज कहाँ पे से पास होती है भाई, जल्दी बताइए। पैरेलल रेज कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो हमारे पास फोकस पे यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी। ये जो रेज आ रही हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, पैरेलल रेज आएंगी। फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल रेज हमारे पास आती हैं, क्योंकि बहुत दूर से रेज आ रही हैं। अगर कहीं दूर से नहीं आएगी तो हमारे पास हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेज जो है वो बीच में ही मीट कर जाएंगी। तो अगर इन्फिनिटी से हम बात करते हैं तो इन्फिनिटी से जो हमारे पास रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज जो है हमारे पास क्या कर रही है, मीट कर रही है फोकस पे। दैट मीन्स कि हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये एक तरीके से रियल इमेज बन रही है। अब मुझे जो है ना वो तीन चीजें यहाँ पे बतानी होती है। मतलब ये तो ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारे पास हुई। इमेज के बारे में, अबाउट इमेज अगर हम बात करें कि इमेज के बारे में हमें क्या क्या चीजें बतानी होती है, तो अबाउट इमेज हमें एनपीएस बताना होता है। अबाउट इमेज हमें एनपीएस बताना होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो साइन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर हमारे पास कैसा रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। हमारे पास दो तरीके के नेचर होते हैं। फिर हमारे पास पोजीशन की बात करते हैं, एंड फिर बात करते हैं कि साइन की, हमारे पास की साइन क्या रहा है, ये पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए भाई, मुझे अगर इमेज के बारे में ये सारी चीजें बतानी है तो मैं अब क्या क्या चीजें बता सकता हूँ यहाँ पे। मैं नेचर बता सकता हूँ कि नेचर मेरे पास रेस एक्चुअली मीट करी तो हमारे पास नेचर कैसा होगा। दो तरीके के नेचर्स हमारे पास होते हैं, तो ये नेचर हमारे पास होगा रियल नेचर। पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन हमारे पास है एट फोकस। और साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, साइज की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप साइज की बात कर लीजिए। साइज से ज़्यादा चीज़ें पता लग जाती है, मैग्निफिकेशन से हमें पता लग जाती है। तो हमारे पास जो इमेज आएगी वो कैसी होगी, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। हम ऐसा लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश, ठीक है। तो ये मेरे पास हो 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। तो 1 2 3 हमारे पास क्या है, बातें आ गई। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन की, तो एट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन की अगर हम बात करें तो एट इन्फिनिटी हमारे पास बनेगी। अबाउट इमेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये चीज़ें रहेंगी इमेज के बारे में
इमेज के बारे में मैंने यहाँ पर 3 चीजें लिखी हैं, 3 चीजें आपको आई होप की समझ में आ रही होगी। अगर रेज हमारे पास एक्चुअली मीट कर जाती है तो हम उसे रियल इमेज कहते हैं। रेज हमारे पास अगर एक्चुअली मीट कर जाती है तो हमारे पास हम उसे रियल इमेज कहते हैं। मैं अबाउट ऑफ इमेज यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेके चलते हैं। नेचर ऑफ इमेज, चल जा भैया चचा। नेचर ऑफ इमेज हमारे पास दो होते हैं, रियल या फिर वर्चुअल। रियल या फिर वर्चुअल। अच्छा, रियल एंड इन्वर्टेड हमारे पास ये इमेज होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज में हमारे पास जो रेज होती है वो एक्चुअली मीट करती है। रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में मीट करती है, मीट्स रियली। रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट। ऐसा लगता है कि मीट कर रही है बट हमारे पास मीट नहीं करती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि मीट कर रही है बट हमारे पास मीट करती नहीं है। यहाँ पे तो मीट करके रियली, यहाँ पे बस क्या है, अपीयर्स टू मीट। ऐसा लगता है कि मीट कर रही है बट मीट करती नहीं है। एक ट्रिक आप याद करके रखेंगे। ट्रिक हमारे पास है रिवर। रिवर है रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्टेड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के केस में। अगर मेरे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर रिफ्रैक्शन अगर हमारे पास हो रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के केस में हमारे पास जो इमेजेस बनती है वो दो चीजों की हो सकती है। हाँ, इसको ऊपर तो कर ही सकते हैं। रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्टेड, ये हमेशा पेयर में आएंगे। जब आप बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की या फिर रिफ्रैक्शन की। जो आप बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की या रिफ्रैक्शन की, श्रियांशी क्या ये बात समझ में आई? इमेज जो हमारे पास फॉर्म होती है, इमेज के दो टाइप्स हो सकते हैं हमारे पास, रियल या वर्चुअल। यहाँ पे लाइट रेज जो है वो क्या करी, एक्चुअली मीट करी। अब ये एक्चुअली मीट करी है तो दीज टाइप्स ऑफ इमेजेस कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। इनको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिख सकता था कि हमारे पास कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, वो भी ले लेते हैं। ये हमारे पास रहेगी कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन।
कांट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या है। भाई ये ऐसे है कि जैसे कि मान लीजिए आप शीशे में देख रहे हैं। जब आप शीशे में देखते हैं तो जब आप देख रहे हैं ना तभी आपको दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर हैं और आपकी इमेज कहीं पर किसी पेपर पे ले ली जाए। ऐसा हो सकता है क्या भाई कि मैंने पेपर रख दिया और पेपर पे आपकी जो है इमेज आ गई। बट आपने वहीं पे प्रोजेक्टर देखा हो तो प्रोजेक्टर हमारे पास क्या होता है, जैसे प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है तो प्रोजेक्टर की लाइट अगर ऐसे स्क्रीन पे अगर हमारे पास फॉर्म हो गई है तो वहां पे एक्चुअली इमेज बन जाएगी। तो वही हमारे पास होती है कि उस चीजों को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। वो क्या होती है, वो रियल इमेज होती है हमारे पास, उनको कहते हैं रियल इमेज। मतलब आपके देखने पे डिपेंड नहीं कर रही, वो एक्चुअली वहां पर बनेगी। आप देखें आप ना देखें, कोई दूसरा देखे, कोई साइड से देखे, उसको भी दिखेगी। प्रियांशी क्या ये चीज समझ में आई? प्रियांशी द्विवेदी, इज दिस थिंग क्लियर? जल्दी बताइए, क्या ये बात क्लियर हो गई है? समझ में आई कि कैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? तो आपके पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारे पास है, ये यहाँ पर रहती है। अब मैं इसको ऐसे प्रूफ करके दिखाता हूँ कि हमें पता है। इसका प्रूफ मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि प्रूफ देखिए, इसी का प्रूफ। भाई मिरर फॉर्मूला हमारे पास होता है। मिरर फॉर्मूला आपके पास है 1/v+1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मैंने कहा कि ऐसे कौन के मिरर के लिए ले रहे हैं, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास फोकस, यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन्फिनिटी पे रखी हुई है। इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है एट इन्फिनिटी है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे है तो मैं क्या ले सकता हूँ, यू को ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। सेकेंड, हमारे पास फोकल लेंथ जो होगी कुछ भी होगी, बट अगर आपके पास यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी अगर आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए 1/u जो आपके पास होता है इसका मतलब माइनस ऑफ 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी आपके पास जीरो हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी आपके पास जीरो हो जाएगा, और यहीं से आप देखेंगे कि 1/v ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है। लेफ्ट हैंड साइड पर इसलिए माइनस लिखा, इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी लिख दिया। तो मुझे पता है 1/v+1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v+0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी हमारे पास जीरो होगा। देखिए अब तक आपने पढ़ा है कि 1/इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है। मैथ्स में आप पढ़ेंगे कि 1/इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है। बट आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें कि इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर है, जैसे कि आप ऐसा मानिए कि 1/1 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, बट 1/2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.5 आएगा। 1/3 अगर करूंगा तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। 1/4 अगर करूंगा तो 0.25 आएगा। आप देख रहे हैं नंबर घट रहा है। 1/5 अगर करूंगा तो 0.2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जल्दी बताइए नंबर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ही मैं 1/6 अगर करूंगा तो मेरे पास 0.16 आएगा। ऐसे सोन आप करते रहेंगे। जैसे 1/100 कर दिया आपने तो 0.01 आ जाएगा। अब ऐसे मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे बढ़ाता ही रहूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा 0.0000000000001 आएगा, और मैं उसको कह दूंगा भाई ये तो जीरो ही है, जीरो ही लेके चलो। तो 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, इसको जीरो ले लिया। और यहीं से हमें पता लगा कि हमारे पास जो 1/v रहेगा वो 1/f होगा, है ना। और फोकस क्या होता है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। तो आपके पास v इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ f, यानी कि आपके पास इमेज बन रही है फोकस पे, आपके पास इमेज बन रही है एट फोकस। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया। क्लास 12th में इस तरीके से प्रूफ दिखाए जाते हैं और 12th क्लास के एग्जाम्स में आते हैं। 10th क्लास के एग्जाम में नहीं आते। बट आपको ये याद रखना है कि इन्फिनिटी पर अगर कोई चीज है तो हमारे पास कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ऐसे आता है कि मान लेते हैं कि एक छोटा सा घर है या बिल्डिंग लेते हैं भाई। अब तो जमाना चेंज हो गया है, ये तो पहले पहले रहता था कि ऐसे छोटे से घर रहते थे, आजकल ऐसे बिल्डिंग हो गई। जब से वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया ना, उसमें दिखाया कि सोसाइटी में कैसे रहते हैं लोग, तब से लोगों को फ्लैट लेने की बहुत आदत हो गई है कि फ्लैट में रहना है। तो हमने मैं ऐसे मान लिया कि ऐसे हमारे पास है और कहीं दूर एक ट्री है, कहीं दूर एट फार
एक ट्री, वेरी फार एक ट्री है। और अगर दूर एक ट्री है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि इस ट्री की इमेज फॉर्मेशन बनाएगा कॉनकेव कॉनकेव मिरर को यूज करके, तो इसे कैसा दिखेगा? भाई अगर ये ट्री आपके पास है, इसका फोकस कुछ हम ऐसा रखेंगे, कहीं इन्फिनिटी पे हमारे पास ट्री की रेज होगी, है ना? कहीं इन्फिनिटी से हमारे पास आ रही होगी, तो मैं मान सकता हूँ कि हमारे पास इन्फिनिटी से कहीं से ऐसे आ रही है, मतलब कैसे भी उसने रखा हो। अगर ये टेढ़ी भी आएगी तो ये फोकस होगा। हमारे पास कुछ इमेज ऐसी बन जाएगी। ये ट्री है, ट्री की इमेज एट फोकस ही आएगी। एट फोकस, इसको प्लेन कह देते हैं, फोकस प्लेन पे हमारे पास आ जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहाँ पे शीट रख दी, एक शीट रख दी मैंने यहाँ पे, शीट और स्क्रीन, शीट स्लैश स्क्रीन प्लेस्ड एट फोकस, शीट और स्क्रीन को फोकस पे हमने प्लेस कर दिया, तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसी हमारे पास इमेज आनी चाहिए। ये आप नोट करके चलना, मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी फार एक ट्री अगर हमारे पास है, ट्रेस अ ट्री यूजिंग कॉनकेव मिरर। वेरी फार एक ट्री है और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर है। क्या ये श्रेयांशी समझ में आया कि कैसे हमने बनाया? कि ये हमारे पास ऐसे प्लेन रहेगा, ऐसे शीट रहेगी, और इस पर हमारे पास क्या है, ये इमेज हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे मतलब अल्टीमेटली जो काम करना है वो ये वाला काम करना है, इमेज पोजीशन का। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पर है हमारे पास? इसको ही उठाते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारे पास है, और ऑब्जेक्ट पोजीशन हम रख रहे हैं बियॉन्ड सी। अब इन्फिनिटी पे नहीं है, अब बियॉन्ड सी है। बियॉन्ड सी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो हमारे पास क्या होगा?
देखिए ऑब्जेक्ट को ना हम इस तरीके से शो करते हैं, ए और बी, मतलब मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हम लेते नहीं है क्लास 10th में। क्लास 11th में 12th में हमारे पास जब ऑप्टिक्स आती है तो हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को भी लेते हैं, मोबाइल फोन रख देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे इमेज फॉर्मेशन क्लास 12th की, तो वहाँ पे एक मोबाइल फोन को ट्रेस करने के लिए दे रखा है। क्लास 12th में हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ही है और उसी को हम ट्रेस करते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, जहां पे ये एरो दिया हुआ है ना, एरो एरो आपके पास रहेंगे जनरली। तो ये जो एरो हमारे पास होते हैं, इसको एरो के पॉइंट को हेड बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट आपके पास है इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास हेड है और ये आपके पास आप मान सकते हैं टेल है। तो हम क्या करते हैं, हेड को ट्रेस करते हैं। अगर अब कोई रे पैरेलल जाएगी, देखिए हर बॉडी पार्ट से, मतलब इसके ए से बी तक कितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, सबसे हमारे पास लाइट रेस निकलेगी, बट मैं सिर्फ 2 रेस को यूज करूंगा। अगर कोई पैरेलल रे हमारे पास यहां से जाती है तो वो फोकस से हमारे पास क्या होगी, पास हो जाएगी। पैरेलल रे जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी। अब आप एक काम कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा दो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर किसी रे को पास कराएंगे तो वो क्या करेगी, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो एक तो लाइन आपके पास ऐसे आ गई कि ऐसे चली गई, एक आपके पास आई कि भाई ऐसे जा रही है और ऐसे चली गई। अब आपको दिखा कि आपके पास ये दोनों एक्चुअली मीट कहाँ पे करी, ये दोनों आपके पास यहाँ पे मीट कर गई। जहाँ पे मीट करी यही पॉइंट है इसका इमेज का, तो ये ए डैश आपके पास क्या बन गई, यहाँ पे इमेज बन गई है ए डैश। और ये जो आपके पास आ रही है इसको आप ऐसा उल्टा बना सकते हैं और इसको लिख सकते हैं बी डैश, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये आपके पास इमेज है, ये आपके पास इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस आपके पास v। अब श्रेयांशी तुम मुझे बताओ कि ये v नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बस इतना बता दो, क्या ये v पॉजिटिव होगा या ये v नेगेटिव होगा? जस्ट एक क्वेश्चन, जल्दी बताइए। और यहां से यहां तक ये जो आपके पास था, ये था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपके पास था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको लिया था u, पोल से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अबाउट इमेज लिखना है। अबाउट इमेज, मैंने अबाउट इमेज लिखने के लिए कहा था कि 3 पॉइंट्स हम लिखते हैं। 3 पॉइंट्स हम लिखेंगे। एनपीएस, एनपीएस अगर मैं लिख रहा हूं तो एनपीएस का मतलब क्या, नेचर कैसा है, नेचर के अलावा पोजीशन कहां पर है, और पोजीशन के अलावा इसका साइज क्या है। तो आपके पास क्या क्या चीजें यहां पर है भाई, नेचर कैसा है, रियल में हमारे पास रेज मीट हुई तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड हमारे पास हुआ। पोजीशन कहां पे है, पोजीशन हमारे पास है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आ गई है। साइज की अगर हम बात करेंगे तो साइज हमारे पास कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा साइज आ रहा है। जितनी बड़ी इमेज है, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जो होगी वो छोटी होगी, नेगेटिव है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे पास यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फॉर न्यूमेरिकल्स आपको याद रखना है, फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर न्यूमेरिकल्स में इस केस के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स अगर ये केस आता है तो इस केस के लिए आपके पास u v f ऑल नेगेटिव है। u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव और f भी आपके पास नेगेटिव है। सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। ऐसे बहुत केसेस आपके पास आएंगे। कैसे केसेस आएंगे भाई, आपको न्यूमेरिकल्स में पता है कैसे केसेस आ जाएंगे। मैं एक चीज दिखाता हूँ न्यूमेरिकल के लिए। आपको ऐसा दे सकता है, आपको बोल देगा कि ठीक है, आपको दे देगा कि एक हमारे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। आपको बोलेगा कि एक मिरर हमारे पास है जिसकी फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको नहीं बताएगा, आपको खुद ही अंदाजा लगा लेना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा। जल्दी बोलिए, -30 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ बताएगा कि फोकल लेंथ आपके पास क्या है, -15 सेंटीमीटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप खुद ढूंढेंगे। और फिर आपको बोल देगा कि यू जो है, यू आपको बोलेगा कि -40 सेंटीमीटर है। इफ क्वेश्चन आपको बोलेगा कि इफ u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, फाइंड दी इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन निकालिए। अच्छा, आप मुझे बता दो कि आंसर किस रेंज में आपके पास रहेगा। क्वेश्चन स्टार्ट तो हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट तो हम बाद में करेंगे। पहले आप ये बता दीजिए कि आंसर किस रेंज में आपके पास आएगा। u -40 का मतलब कि u मेरा यहां रखा हुआ है। अब मुझे पता है ये बियॉन्ड सी है, यानी कि आंसर सी और f के बीच में होना चाहिए। -30 और -15 के बीच में मेरा आंसर आ जाना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f।
एंड आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है कि v आपके पास कितना है। तो इसी में आप पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा 1/v माइनस ऑफ 1/40 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/15 एंड इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस ऑफ 1/15। ठीक है, थोड़ा सा एलसीएम मुझे, मैं 45 कर देता हूँ इसको, एलसीएम अगर मुझे जल्दी निकालना है तो 45 कर देते हैं सो डैट कि एलसीएम थोड़ा सा फास्ट निकल जाए। 45 सेंटीमीटर कर ले लीजिए इसे। तो ये आपके पास हो गया 45, और 45 अगर ये आपके पास है तो इसको लीजिए 45, क्या आएगा 1 माइनस कितना 3, आपके पास आ जाएगा -2/45। एंड आप जानते हैं जब इसको अगर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर कर दें, एंड आप जानते हैं कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया -45 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आएगा -22.5। अब आप मुझे बताइए, ये तो आपने पहले ही सोच लिया था ना कि -15 से -30 के बीच में आना चाहिए। अरे बताओ, -15 से -30 के बीच में आपके पास आंसर आना चाहिए। ये आपको पहले पता लग गया था, इसका मतलब क्या है कि आप सारे आंसर सही निकालेंगे। अगर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर बीच में हो जाती तो आप समझ पाएंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ऑल अदर केसेस को एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क आपके पास है कि ऑल अदर केसेस को, ऑल अदर केसेस जो है एनसीईआरटी में गिवन है, इसको एक बार खुद से करेंगे सेल्फ से। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे, बट एक बार आप इसे खुद से कर लेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि अच्छा क्या सर कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड अपना डीएसए जो है उसको सॉल्व कर लेना। एक प्रैक्टिस पेपर मैंने दिया है, उस प्रैक्टिस पेपर को जरूर सॉल्व करेंगे। सॉल्व डीएसए, इसके डीएसए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो उस डीएसए को आप जरूर सॉल्व करेंगे। एंड फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन श्रेयांशी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड डू, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब सेम टू यू, हैव अ ग्रेट डे। और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए रैंक प्लेस के बारे में, क्योंकि जब तक वो जानेंगे नहीं, जब तक वो हमारे पास आएंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, उनको जरूर बताइए। एंड मेरा कोड जरूर याद करके रखना, मनोज 100। चलिए बाय बाय।